वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। गैंगेटिक प्लेन। As we move southward from the Himalaya, we reach the vast and fertile Gangetic Plain. जब हम हिमालय से नीचे की तरफ आते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी उपजाऊ ज़मीन दिखती है और उसको हम लोग गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। दिस प्लेन हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। और हमारा जो ये प्लेन है ये इंडिया की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से। This plain are nourished by the mighty river originated from the Himalayas and providing a vital lifeline water. और ये प्लेन हिमालय से निकलने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ रहती हैं वहाँ से इस प्लेन को पानी मिलता है। और ये जितना भी पानी आता है ये जितने भी लिविंग बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस एरिया में और हमारी पूरी कंट्री में उनके लिए बहुत ही वाइटल है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है पानी का। The Ganga, Indus, and Brahmaputra river system, along with their extensive network of tributaries, enrich the soil with minerals, making making the region highly fertile and ideal for agriculture. गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी रिवर्स जो हैं उनके साथ जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स होती हैं तो ये मिट्टी में मिनरल्स जमा करती हैं और इससे ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और यहाँ की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और यहाँ की खेती भी बहुत अच्छी होती है। ये इमेज हमारी गंगेटिक प्लेन इटस गंगेटिक प्लेन का एग्जांपल है। यहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे रिवर्स हैं और यहाँ पर यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहती है क्योंकि हिमालय से जितना भी हमारा पानी आता है वो सारा पानी हमारी गंगा और इंडस रिवर में आता है और वो अपने साथ मिनरल्स लेकर आता है सॉइल के अंदर और वो सॉइल यहाँ पर आके जमा हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जितनी भी ज़मीन रहती है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और बहुत अच्छी हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए। The river bring with minerals that enrich the soil, enabling abundant agriculture. ये नदियाँ अपने साथ मिनरल्स लाती हैं जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। इस वजह से यहाँ की खेती बहुत अच्छी होती है। यह नदियाँ द रिवर आर ऑल्सो सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये नदी सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि हमें इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। A large portion of India population live in this place. और हमारी इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस प्लेन पे रहती है क्योंकि यहाँ पर यहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाता है। फर्स्ट इमेज में हमारी मॉडर्न प्रैक्टिस इन प्लेन, मतलब कि किस तरह से हम लोग मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर की। दूसरी इमेज है हमारी एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विथ रिवर यमुना ऑन टॉप। जैसे हमें पता है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहीं पर ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो हमारे दिल्ली के अंदर यमुना रिवर है, तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसी वजह से है। थर्ड इमेज है हमारी मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो वहाँ पर हम लोग बहुत तरह की क्रॉपिंग कर सकते हैं। रूरल वुमेन वर्किंग इन पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो वेस्ट बंगाल में भी जाती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत तरह की पैडी पैडी फील्ड जो होती है हमारी उसको उगाते हैं और वहाँ के जो लोकल वुमेन्स रहती हैं वो भी फील्ड के अंदर वर्क करती हैं। The flat land of northern plain has allowed to development of an elaborate transportation network. तो जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन की जो फ्लैट लैंड है उसने काफ़ी ज़्यादा हमारा जो डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट का उसको काफ़ी इजी बना दिया है और एडवांस बना दिया है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड ओवर अ लॉन्ग टाइम। और वहाँ के जो रोड और रेलवे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प करा है सामान ले जाने के लिए दूर तक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है। As you will see in tapestry of the past chapter, the Ganga and the Brahmaputra and the other river has been used for millennia for travel and trade. जैसे कि हमने चैप्टर जो हमारा था टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट उसके अंदर पढ़ा था कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारी उसके अंदर लोग उसको बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं सामान ले जाने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। The northern plain grey langur sit on wooden being in Bandiogar
The Great Indian Desert or Thar Desert. If we move westernwards of the map, you will notice a yellowish area. This area is a Thar Desert. Do you see? A vast stretch of golden dunes, rugged terrain and wide open sky. तो जैसे हमारे मैप के अंदर है कि जब हम लोग वेस्ट साइड पर जाते हैं तो आप ये जितना भी ऑरेंज एरिया देख रहे हैं ये पूरा हमारा थार डेजर्ट है। और हमारा थार डेजर्ट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं। तो ये हमारे राजस्थान में आता है और काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है राजस्थान का। जैसलमेर द गोल्डन सिटी लोकेट इन मिडल ऑफ द थार डेजर्ट इन इंडिया। द जैसलमेर फोर्ट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो हमारी जैसलमेर सिटी है उसको हम लोग गोल्डन सिटी भी बोलते हैं और वो हमारे थार डेजर्ट के बीच में लोकेटेड है। और जो जैसलमेर फोर्ट है हमारा, जो जैसलमेर का जो फोर्ट है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी उसका नाम है। Sand dunes are formed when a wind shifts and shapes the sand into heel-like formation. Sometimes this reaches as a high and 150 meters. जो हमारे सैंड ड्यून्स रहते हैं वो जब विंड हमारी चलती है वाइंड, people live in Thar have adopted their way of life to the place and what is offered. Food habit, clothing and lifestyle are suited to this harsh condition. तो जो लोग थार डेजर्ट में रहते हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का बना लिया है जो वहाँ की हार्श कंडीशन को भी फेस कर सके। जैसे उनका खाने का तरीका, उनकी क्लोथिंग और जैसे भी वो लोग रहना चाहते हैं उनका पूरा लाइफस्टाइल उन्होंने पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से और वहाँ की हार्श कंडीशन के हिसाब से। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म व्हेन अ विंड शिफ्ट एंड शेप सैंड इनटू हील लाइक फॉर्मेशन। हमारे सैंड ड्यून्स तब बनते हैं जब जो हवा होती है वो जो हमारी सैंड होती है उसको शिफ्ट करती है और उसको हील लाइक फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। मतलब उसका शेप जो है वो एक हील जैसा बन जाता है। समटाइम इज रेज एज हाई एज 150 मीटर्स। और वो कभी कभार इतने ज़्यादा वो बड़े हो जाते हैं कि उनकी हाइट 150 मीटर्स हो जाती है। द थार इज़ अ वास्ट अराइट रीजन, most of the lie within India. And spanning state of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. हमारा जो थार डेजर्ट है वो काफ़ी वास्ट है, उसका रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो हमारा जो आधे से ज़्यादा जो थार डेजर्ट है वो हमारे इंडिया में ही लाई करता है और बाकी का जो थार डेजर्ट है वो पाकिस्तान में लाई करता है। तो जो थार डेजर्ट हमारे इंडिया में लाई करता है वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। The desert act as a natural barrier due to harsh condition and that differ and that deter humans and animal movements. जो डेजर्ट है हमारा वो एक नेचुरल बैरियर जैसा काम करता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ पे प्रॉपरली भी हम लोग नहीं चल सकते हैं सैंड के ऊपर। तो वो एक ऐसा नेचुरल बैरियर बना हुआ है जिसके अंदर हमारा एनिमल्स और ह्यूमन का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी आप गए होगे कहीं पर जहाँ पे रेत होती है तो हम लोग ठीक से नहीं चल पाते हैं। जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा पैर नीचे धंस जाता है। तो वहाँ पर चलना और रहना बहुत मुश्किल है। तो वो हमारा इस वजह से एक नेचुरल बैरियर जैसा काम करता है। इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड एट नाइट। जो हमारा डेजर्ट रहता है उसका टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा हाई रहता है और रात में काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर रहता है। एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस वाटर। और हमारे थार के अंदर, थार हमारा जो डेजर्ट है उसके अंदर हमें पानी भी नहीं मिलता है तो इसलिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर थार जो हमारा डेजर्ट है जो लाई करता है उसका इतना ज़्यादा बड़ा पोर्शन है जो हमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात स्टेट के अंदर उसकी सारी बॉर्डर्स हैं। People live in Thar have adopted their way of life to the place and what is offered. Food habit, clothing and lifestyle are suited to this harsh condition. तो जो लोग थार डेजर्ट में रहते हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का बना लिया है जो वहाँ की हार्श कंडीशन को भी फेस कर सके। जैसे उनका खाने का तरीका, उनकी क्लोथिंग और जैसे भी वो लोग रहना चाहते हैं उनका पूरा लाइफस्टाइल उन्होंने पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से और वहाँ की हार्श कंडीशन के हिसाब से। वाटर इज स्कैर्ड इन डेजर्ट। वुमेन often need to travel long distance every day to fetch water for their family. डेजर्ट के अंदर पानी की बहुत कमी होती है तो जो वहाँ की औरतें रहती हैं वो रोज़ बहुत दूर तक चल के जाती हैं, पानी लेकर आती हैं वो अपनी फैमिली के लिए। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल इज़ टू सॉर देम विथ सैंड until they are clean.
और एक ट्रेडिशनल मेथड होती है बर्तन साफ़ करने की, जो हमारी सैंड होती है उससे वो लोग घिस के बर्तन को साफ़ करते हैं जब तक बर्तन साफ़ नहीं हो जाता। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज़ फॉर लिटिल रिंग्स, और वो थोड़ा-सा पानी यूज़ करते हैं सिर्फ़ उसको ऊपर से साफ़ करने के लिए। द वाटर यूज्ड फॉर रिंसिंग इज़ रीयूज्ड फॉर द पर्पसेस लाइक वाटरिंग अ प्लांट। और जो वाटर वो लोग रिंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो बर्तन साफ़ करते हैं, वो पानी को वो लोग स्टोर करके और प्लांट्स को देने के लिए वो रख लेते हैं, रीयूज़ करते हैं वो पानी। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, रिमेंबर द पीपल ऑफ थार डेज़र्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी पानी बहता हुआ देखें या आप कभी पानी वेस्ट करें, तो आप हमेशा याद रखें कि कुछ लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पानी के लिए। कुछ लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है, वो इतने दूर-दूर तक चल के जाते हैं, पानी लेकर आते हैं। हम लोग को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हम रोज़ सुबह उठ के हमारी डेली एक्टिविटी के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोग पानी यूज़ करते हैं। बट जो थार डेज़र्ट के लोग हैं, वो ये सब नहीं कर सकते। Rajasthan is also famous for its igneous water conservation method। तो राजस्थान हमारा है वो एक काफ़ी फेमस भी है, क्योंकि राजस्थान में वो लोग इग्नियस वाटर कंजर्वेशन मेथड उन लोगों ने बना के रखी है, जिसके अंदर वो लोग जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करते हैं और उसको पीने के लिए और अपने डेली यूज़ के लिए काम में लेते हैं। इंक्लूडिंग टंका एंड कुंड्स, वो हमेशा टंकी और कुंड्स के अंदर पानी को स्टोर करते हैं। These are the special water collection system that store rainwater often for drinking purpose। और इस पानी को वो लोग फिर अपने पीने के पर्पस के लिए और जितनी भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। Aravalli Hills are among the oldest mountain in the world, some 2.5 billion years old। जो हमारी अरावली हिल है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी हिल है, जो लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिजेस। जो ये हमारी माउंटेन रेंज है, इसमें बहुत सारे पीक और रिजेस हैं। रिजेस हम उनको बोलते हैं जो एक छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, और पीक उसको बोलते हैं जो बहुत ऊंचाई पर एक पॉइंट रहता है, जो पीक पॉइंट रहता है हमारा वो। ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक माउंट आबू टावर एट ओवर 17 मीटर्स, और जो इसका हाईएस्ट पीक है वो हमारा माउंट आबू है और उसकी हाइट है 1700 मीटर। मोस्ट ऑफ द हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर हाई। और जो इसमें मोस्ट हिल्स मतलब बहुत सारी जो हिल्स हैं इसके अंदर वो 300 मीटर से लेके 900 मीटर तक ऊंची हैं। Isn't it fascinating that drive about 4.5 hours can take us from Mount Abu in Aravalli to Jodhpur in Thar Desert? अगर हम लोग 4.5 आवर्स का अगर हम लोग ड्राइव करेंगे तो हम अरावली हिल से जोधपुर पहुंच सकते हैं। मतलब हम लोग अरावली हिल से थार डेजर्ट तक पहुंच सकते हैं। और जो हमारे जोग्राफिकल चेंजेस होंगे ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमारी अरावली हिल काफ़ी ग्रीनरी है और हमारा थार डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब डेजर्टी एरिया है, वो सूखा डेजर्ट एरिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल चेंजेस हो जाते हैं अगर हम लोग थोड़ा भी ट्रैवल कर लें तो। The Aravalli plays a very vital role in shaping geography and climate of Northwest India। जो हमारी अरावली हिल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज्योग्राफी और क्लाइमेट को सेट करने में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। और सबसे ज़्यादा इसका मेन जो हमारा ये रोल प्ले करती है वो है एज अ नेचुरल बैरियर बनती है, प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपांडिंग फर्दर ईस्ट वेस्ट। और जो हमारा थार डेजर्ट है उसको रोकती है कि बढ़ने से, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो जो रेत होती है वो काफ़ी उड़ती है और दूर दूर तक फैल जाती है। तो हमारी अरावली हिल होने की वजह से जो रेत है वो वहीं रुक जाती है और वो आगे एक्सपांड नहीं होता हमारा थार डेजर्ट। जो अरावली हिल है हमारी, इसके यहाँ पर हमारा थार डेजर्ट है। और जब हवा चलती है तो थार डेजर्ट की जितनी भी रेत और लू होती है वो सब यहाँ पर आती है और हमारी अरावली हिल एज अ नेचुरल बैरियर काम करके उसको वहीं रोक लेती है। अगर अरावली हिल नहीं होती तो जितनी भी रेत और लू है वो हमारी पूरी कंट्री में आ जाती, और जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी हो जाती। और अगर गर्मी होती है डेज़र्ट एरिया में तो बारिश नहीं होती है, बट हमारी अरावली होने की वजह से हमारी कंट्री में बारिश भी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके रखती है वहाँ का क्लाइमेट भी और उसकी ज्योग्राफी भी, और थार डेज़र्ट को एक्सपांड होने से रोकती है। The Aravalli rich in minerals like marble, granite, zinc and copper have supported mining and construction activity for centuries। जो हमारी अरावली हिल्स है यहाँ पर हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर, और ये हमारे कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं।
In fact, evidence from its ancient mine at Zabar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. और हमारे इंडिया के अंदर पहली जब खुदाई हुई थी 8 सेंचुरी में, तब हम लोगों ने जिंक निकाला था और हम दुनिया के सबसे पहले लोग बने थे जो जिंक निकालने में जो सक्सेस हो गए थे। Historic forts such as चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड नंथनबोर आर ऑल्सो लोकेटेड हियर। और जो हमारे फोर्ट्स हैं जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर जैसे फोर्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। Has several plateaus. The most important one is the triangular peninsula area in the middle and south of the country. हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेट्यूज हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू है वो हमारा ट्रायंगुलर पेनिनसुला एरिया है जो हमारे मिडिल और साउथ में आता है। पेनिनसुला हमारा वो लैंड होता है जिसका तीनों तरफ से पानी से वो कवर हो। जैसे कि हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पर तीनों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि एक साइड पे उसमें अरेबियन सी है, दूसरे साइड पे बे ऑफ बंगाल है और थर्ड साइड पे इंडियन ओशन है। इट इज़ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन सिंस द रीजन इज़ अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड बाय द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन इज कॉल्ड अ पेनिनसुला प्लेट्यू। और जो एरिया हमारा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से हमारा जो साउथ इंडिया और मिडिल इंडिया घिरा हुआ है, तो उस एरिया को हम लोग पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस, द वेस्ट घाट एंड द ईस्टर्न घाट। जो हमारा प्लेट्यूज है उसके दोनों साइड पर रेंजेस है हमारी, एक है हमारी वेस्टर्न घाट और दूसरी है ईस्टर्न घाट। The, the Western Ghat are taller and the run along the western coastline is a wall with many beautiful waterfall following down their step side during the monsoon season. और जो हमारी वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट हमारी जो गोवा के साइड की जो घाट्स हैं और उसके अंदर का वो काफ़ी ज़्यादा टॉल है और उसके अंदर वो एज अ हमारा नेचुरल बैरियर काम करती हैं। कोस्टल जो हमारा एरिया है उससे वॉल की तरह काम करती हैं वो। वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं और मानसून के अंदर वो जो वाटरफॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं। द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो हमारी इंडिया की वेस्टर्न घाट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें भी डिक्लेयर्ड है। दे आर द होम टू मैनी रिवर्स एंड हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। और वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। द नॉर्थ पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सयादारी हिल्स। और जो हमारी वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थ पोर्शन है उसको हम लोग सयादारी हिल्स भी कहते हैं। द ईस्टर्न घाट आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट। और जो हमारी ईस्टर्न घाट है मतलब जो हमारी झारखंड वाली जो घाट है वो हमारी एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट थोड़ी छोटी है और वहाँ पे छोटे हिल्स हैं। बिटवीन दिस माउंटेन रेंजेस लाई द डेक्कन प्लेट्यू एंड अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाइलाइट्स। और हमारी जो ये ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस है उसके बीच में हमारे डेक्कन प्लेट्यू और फ्लैट एरियाज भी लाई करते हैं। रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो अक्रॉस प्लेट्यू फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्ट। जो हमारी रिवर्स होती हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। द रिवर आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर फॉर मिलियन पीपल। और हमारी जो रिवर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए जो भी वो डेली यूज़ में काम आता है पानी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये हमारा डेंस फॉरेस्ट है जो छत्तीसगढ़ हमारा एरिया है जो हमारी कंट्री का ईस्ट ईस्ट साइड पर जो हमारा आता है एरिया छत्तीसगढ़, वहाँ पर इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पर हमारी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड मेकिंग इट्स वाइटल फॉर इंडियन इकोनॉमी। और जो हमारा ईस्ट वाला साइट है, जो हमारा ईस्ट वाला प्लेट्यू है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड। और जो ये हमारी फर्टाइल लैंड होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है जिससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। It tiled a little to east, so a few of the river in the region flow towards the Bay of Bengal. और जो हमारा ईस्ट वाला साइड है यहाँ से कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी originated here providing water for farming, industry and hydroelectricity power.
जो हमारी रिवर्स हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये हमारी ईस्ट की तरफ से ओरिजिनेट होती है और ये पानी प्रोवाइड करती है फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। There are west flowing rivers like नर्मदा, ताप्ती टू which drain into अरेबियन सी। और कुछ रिवर हमारी ऐसी होती हैं जो वेस्ट के साइड पे फ्लो करती हैं जैसे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और ये हमारी अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। तो जो हमारी नदी है जो जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो है गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी, जो हमारी अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। और जो हमारी नदी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, ये हमारे अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। Dense forest on the plateau are home to tribal communities including the Santhal, Gond, Bega, Bhil and Korku। कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि संथल, गोंद, बैगा, भील और गोरखू, ये सब हमें इसी डेंस फॉरेस्ट में मिलती हैं, इसी डेंस प्लेट्यू पर मिलती हैं। हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ क्लोजिंग कनेक्टेड टू नेचर। और इनका वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज ये काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये सब कुछ नेचर से मिलता जुलता होता है। Tribal communities are largely spread over the state of Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। हमारे इंडिया के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत जगह फैली हुई हैं। बहुत सारी स्टेट्स में हमारे इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, गुजरात। Plateaus are home to many beautiful waterfall in India as river flow over their uneven and rocky surface। हमारे इंडिया के अंदर जो प्लेट्यू है वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं। जैसे रिवर फ्लो करती है अनइवन और रॉकी सरफेस पे, उससे हमारे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। This waterfall not only attract tourists but also help in hydroelectricity power generation and provide water for irrigation। हमारे जो वाटरफॉल है इससे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती है और ये हमारे इरिगेशन में भी इसका पानी यूज़ आता है। पावर हाउस वाटरफॉल एट पेरी कनाल नियर मुन्नार केरला। तो ये हमारा एक वाटरफॉल है जो मुन्नार में है, मुन्नार केरला में है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लायन टेल मकाओ इन द वेस्टर्न घाट। ये हमारा एक स्पेशल टाइप का लायन होता है। लायन टेल मतलब कि लायन जैसी पूंछ वाला जो हमारे एक मंकी होता है जो हमें सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है। किंग कोबरा और वेस्टर्न घाट। हमें ये किंग कोबरा है जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही मिलता है। This is an insectivorous plant meaning of feed an insect found in the western Ghat. It catches small insect in sticky trap and digests them। ये हमारा एक टाइप का इंसेक्ट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट को खाता है और ये हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। और ये जितने भी स्मॉल इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठते हैं तो ये इसका एक स्टिकी टाइप का कुछ ग्लू होता है जो इसको टैप कर लेता है, उसको ये इंसेक्ट को और खा जाता है। Coal mining plateau as an important source, especially in the production of electricity. Coal is a fossil fuel and used for contribute to global warming। हमारी जो कोल माइनिंग होती है ये भी एक तरह का प्लेट्यू होता है और ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा काम आता है। जो कोल हमारा होता है वो फॉसिल फ्यूल होता है और ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग में। मुंबई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इज़ इंडियाज़ फाइनेंशियल सेंटर। जो हमारा मुंबई है वो हमारी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस हमारा और बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा रन होते हैं। और ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो वेस्ट कोस्ट पर एक सिटी है जो हमारी फाइनेंशियल सेंटर भी है। India's amazing coastline. India coastline is a dotted with beautiful beaches, rocky cliff and lush green forest। इंडिया हमारा बहुत ब्यूटीफुल, इंडिया की जो कोस्टलाइन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पर हमें बीचेस मिलते हैं, रॉकी क्लिफ्स मिलती हैं और बहुत ज़्यादा लश लश ग्रीन गार्डन मतलब बहुत ज़्यादा हरे भरे ग्रीन गार्डन्स मिलते हैं। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर हैव ब्लैक रॉक। कुछ बीचेस हैं जहाँ पर हमें गोल्डन सैंड मिलती है और कुछ बीचेस पे हमें ब्लैक रॉक्स मिलते हैं। सम आइलैंड हैव कोरल रीफ्स वाइल अदर कवर्ड इन थिक जंगल्स। कुछ आइलैंड्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हमें कोरल रीफ्स मिलती हैं और कुछ हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल थिक जंगल से भरे हुए हैं, वहाँ पर ह्यूमंस नहीं जाते हैं। इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइजेज। हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जैसे कि एक साइड पर हमको बहुत ब्यूटीफुल बीचेस मिलते हैं तो दूसरे साइड पर हमें डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं और बहुत तरह तरह के एनिमल्स, सी एनिमल्स, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं।
द इंडिया कोस्ट लाइन इज 7500 किलोमीटर लॉन्ग, और जो हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर्स लॉन्ग है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, पासिंग थ्रू द महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। जो हमारी इंडिया का वेस्ट कोस्ट है वो गुजरात से शुरू होता है और केरला तक जाता है, और बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका की स्टेट्स भी आती हैं। मोस्ट रिवर originated in West Ghat flow swiftly and form estuaries. बहुत सारी रिवर्स हमारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और वो इसेचुरीज बनाती हैं। इसेचुरीज का मतलब होता है जहाँ पर हमारा समंदर और नदी का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट रहता है। The coastal line is shaped by alluvial deposit form short rivers and feature cover creek and estuaries with the Narmada and Tipti estuaries being the largest. जो हमारे एलुवियल डिपॉजिट होता है, मतलब जो मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं रिवर के साइड पर, वो हमारी नर्मदा और तप्ती रिवर में सबसे ज़्यादा है। द वेस्ट कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटी। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ और पोर्ट्स हैं। दिस हैव बीन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलीनिया, और बहुत सालों से यहाँ पर हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि फ़िशिंग होती है और जितने भी सी एनिमल्स हैं हमको यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। द ईस्ट कोस्ट, द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। और जो हमारी ईस्ट कोस्ट है वो हमारी ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, और ये डेल्टा गंगा से शुरू होती है और कन्याकुमारी में ख़त्म होती है। इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स लाइक डेल्टा इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और इसके अंदर हमें हमारी बहुत सारी बड़ी नदियाँ भी मिलती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक एंड पुलिकेट लेक आर ऑल्सो फाउंड हेयर। और इसमें हमें हमारी बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट जो एक चिलिका लेक और पुलिकेट लेक है वो भी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। Delta are landform formed at the mouth of river when it deposits sediment into large water bodies such as ocean, lake और another river. हमारा जो डेल्टा रहता है वो तब बनता है जब हमारी एक रिवर जब जाकर समंदर से मिलती है या फिर वो किसी एक बहुत बड़ी रिवर में मिल जाती है, तो हमारा डेल्टा फॉर्म हो जाता है। ओवर टाइम दिस सेडिमेंट बिल्ड अप फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप एरिया, और धीरे धीरे ये जो हमारा डेल्टा होता है ये सेडिमेंट बनाता है और वो धीरे धीरे ट्रायंगुलर शेप में होता जाता है वो एरिया। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी क्रिएट फर्टाइल डेल्टा मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। और जो हमारी रिवर हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये हमारी सारी रिवर डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनने की वजह से जो हमारी लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। इंडियन आइलैंड, the Indian island refer to the group of islands scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. जो हमारे इंडियन आइलैंड्स हैं वो ग्रुप ऑफ आइलैंड रहते हैं जो हमें इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए मिलते हैं, विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, और इसको हम लोग इंडियन टेरिटरी बोलते हैं। इंडिया हैज़ टू मेजर आइलैंड्स ग्रुप, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। और इंडिया के पास दो मेजर आइलैंड है, एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो हमें अरेबियन सी में देखने के लिए मिलता है, और दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है। दिस आइलैंड हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स एंड वॉल्केनोज। और जो हमारी आइलैंड्स है इस पर हमें बहुत ज़्यादा यूनिक वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलती है, ब्यूटीफुल बीचेस मिलते हैं, कोरल रीफ्स मिलती हैं और वॉल्केनो देखने के लिए मिलते हैं। Several Asian tribes made this island their home 10 of thousand of years ago। और हमें यहाँ पर कुछ तरह की ट्राइब्स देखने के लिए भी मिलती हैं, और इंडिया के अंदर एक अंडमान और निकोबार आइलैंड ही ऐसा है जहाँ पर हमें बहुत अलग तरह की ट्राइब्स देखने के लिए मिलती हैं जो पूरी इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब कि उनका किसी ह्यूमन से कनेक्शन है ही नहीं, वो लोग सिर्फ वहीं के वहीं रहते हैं और उतने लोगों को ही जानते हैं, और उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। अगर आप वहाँ पर जाओगे, वैसे वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा डेंजर हैं कि अगर कोई यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो वो उसको मार देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर टूरिज़्म बैन कर रखा है।
बट अगर सपोज़ अगर कोई वहाँ जाता है तो वो लोग उसको भी मारने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये कोई और ही जगह से इंसान है। तो इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप इज़ अ आर्चीपिलागो लोकेटेड इन द अरेबियन सी। हमारा जो लक्षद्वीप है उसको हम आर्चीपिलागो बोलते हैं। आर्चीपिलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हमारा अरेबियन सी में है, क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। और हमें ये मालाबार कोस्ट जो हमारा केरला में है उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ मेड अप ऑफ 26 आइलैंड मेड ऑफ कोरल। और हमारा जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये हमारा 26 आइलैंड से मिलकर बना है और इसको हम लोग कोरल भी कहते हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय ह्यूमंस। मतलब है कि जितने भी हमारे आइलैंड्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हों। इंडिया कंट्रोल अ वास्ट मरीन एरिया। जो हमारा इंडिया है हमारा उसके पास बहुत ज़्यादा मरीन एरिया मतलब जो एरिया हमारा समंदर से जो लाइन टच होती है उसको हम लोग मरीन एरिया कहते हैं। अलाउइंग फॉर फिशिंग रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और हमारा जो मरीन एरिया है ये हमें फिशिंग करने के लिए अलाउ करता है। रिसोर्सेज जितने हमें मरीन से या फिर हमारा जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ से जो मिलते हैं उसको लेने में काफ़ी हेल्प करता है और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द archipelago comprise comprises more than 500 large and small volcanic island divided into two distinct groups। जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जिसको हम लोग अर्चिपिलागो बोलते हैं उसके अंदर हमारे 500 लार्ज और स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। उसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड करा है। एक हमारा है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक हमारा है अंडमान और एक है हमारा द निकोबार आइलैंड। देयर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी कोरल रीफ है ये लक्षद्वीप आइलैंड में है, ये कोरल रीफ्स हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो हमारी लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड जो है हमारे, तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमें अरेबियन सी में मिलता है और जो अंडमान आइलैंड है वो हमें बे ऑफ बंगाल में मिलता है। तो इनकी जो कोरल रीफ्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। अ फ्लोटिंग डॉक ऑफ इंडियन आर्मी नियर अंडमान आइलैंड। और ये हमारी जो डॉक है जो इंडिया की डॉक है इंडियन नेवी ये हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में है। There are like the outpost of India, keeping an eye on the ocean. It is a home to variety of flora and fauna. और जो हमारे इंडिया के बाहर जितना भी हमारा आइलैंड है वो कुछ इस दूर से अगर हम देखें ऊपर से देखें अगर उसका एरियल व्यू तो वो ऐसा लगता है जैसे एक आई बनी हुई है और यहाँ पर हमारी बहुत सारी वैरायटी है फ्लोरा और फ्लोना की। फ्लोरा और फ्लोना हम लोग एनिमल एंड प्लांट्स को कहते हैं। द अंडमान आइलैंड्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इससे हमारी इंडिया की हिस्ट्री भी काफ़ी जुड़ी हुई है। मैनी ऑफ आर फ्रीडम फाइटर वर jailed there under the most severe condition in a prison complex called cellular jail। और जो हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे जब वो हमारी इस आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस के लिए जब वो लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन लोगों को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक जेल बनाकर वहाँ पर भेज दिया था। जहाँ पर उस टाइम पर तो और भी कुछ इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं था चीज़ें और वहाँ पे वो लोग जेल में रहे और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। It has been preserved to remind us the tremendous sacrifice of our forefathers made so we could be free. We will discuss this in more high classes. तो हमें हमारे जितने भी फोरफादर्स थे उनका इतना ज़्यादा ट्रिमेंडस जो बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना संघर्ष करा हमारी सेक्रीफाइस के लिए वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और हम लोग इसके बारे में भी एक सेपरेट चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन। As you travel back from the island toward the east side of Himalaya via the Bay of Bengal, we came to the Sundarban। जब हम लोग अंडमान एंड निकोबार की तरफ से हिमालय की तरफ जाते हैं बे ऑफ बंगाल से होते हुए तो उसके बीच में हमको सुंदरबन दिखता है। दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और हमारा जो सुंदरबन है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे लोकेटेड है। हमारा सुंदरबन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो हमको डेल्टा के साइड पे मिलता है। मतलब डेल्टा हमारी वो चीज़ होती है जहाँ पर हमारी रिवर जो होती है वो समुंदर से आकर मिलती है और वहाँ पर वो अपनी जो उसकी स्पीड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल सॉइल लेकर आती है जो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पर एक नई तरह की लैंड बन जाती है, उस लैंड को हम लोग डेल्टा बोलते हैं।
तो जब हम लोग हिमालय की तरफ जाते हैं बे ऑफ बंगाल से होते हुए, तो हमको वहाँ पर एक मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखता है, जो उस मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम सुंदरबन है। और जो हमारा सुंदरबन है वो हमें ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा पर मिलता है। दिस डेल्टा हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, सी एंड लैंड। और जो हमारा डेल्टा है वहाँ पर हमें बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिखता है, जैसे कि रिवर, सी और लैंड का। अबाउट हाफ ऑफ इट लोकेट इन इंडिया एंड द रेस्ट इन बांग्लादेश। जो हमारा सुंदरबन है वो हमारा आधा इंडिया के अंदर है और बाकी जितना आधा है वो बांग्लादेश के अंदर है। दिस इज ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट। जो हमारा सुंदरबन है वो हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। द सुंदरबन आर होम टू मैनी स्पाइसेस इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। और जो हमारा सुंदरबन है वहाँ पर हमें बहुत सारे स्पाइसेस दिखते हैं, मतलब स्पीसीज दिखते हैं, जैसे कि एनिमल प्लांट्स की स्पीसीज बहुत सारे हैं। और वहाँ पर हमको रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। ये हमारा सुंदरबन जितना भी ग्रीन एरिया है ये हमारा सारा सुंदरबन है। ये हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की डेल्टा पर है। जो हमारा आधा सुंदरबन है वो इंडिया के अंदर है और जितना भी आधा बचा हुआ है वो बांग्लादेश के अंदर है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल में आता है। जब हम लोग अंडमान एंड निकोबार से हिमालय की तरफ जाते हैं तो हमारा बे ऑफ बंगाल के जितना भी साइड में हमको सुंदरबन देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा डेल्टास हैं और कितना ज़्यादा बड़ा है हमारा सुंदरबन। हमको यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज़, मतलब होता है कि एनिमल और प्लांट के स्पीसीज़, मतलब होता है कि बहुत सारे वैरायटी के एनिमल प्लांट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई एक एनिमल है, सपोज़ अगर मंकी है तो मंकी की हमें बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। अगर हमारा कोई ट्री है तो उस ट्री की, सेम ट्री की बहुत सारी हमको वैरायटीज़ मिल जाएगी। तो हमारे सुंदरबन में हमें बहुत सारी स्पीसीज़ मिलती हैं वैरायटी की। और ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पर हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट और यहाँ पर हम बहुत रिच है ये। इसका जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। तो ये हमारा सुंदरबन है। द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ। कैन यू सी अ गारो, खासी एंड जंटाई mark on the map? These hills, part of Meghalaya Plateau, are known for their lush greenery, heavy rainfall, and breathtaking waterfall. This region experiences one of the highest rainfall in the world, making it rich in forest, unique wildlife, and fertile land. जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिमालय रीजन है, हिमालय के अंदर हमारा तीन तीन टाइप की हिल्स आती हैं। एक है गारो, खासी और जंटाई हिल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी फॉरेस्ट है, मतलब लश और घने फॉरेस्ट हैं। वहाँ पर हमारी रेंज सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ हमें बहुत ज़्यादा वाटरफॉल देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारी हिल्स हैं वहाँ पर हमारे चिरनपूजी एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ का फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रिच है। वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो यूनिक है और वहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ये हमारा मैप है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय के रीजन में हमारी ये तीनों हिल्स आती हैं। एक है हमारी गारो, खासी और चंटाई हिल्स। तो ये तीनों हिल्स हमारी जो हैं ये मिलाकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ हमारी काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है। इस हिल के रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर हमारे जब बारिश होने की वजह से हमारे जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा घने हैं। तो ये भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ के क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए। मॉलिंगबॉन विलेज, सिचुएटेड इन ईस्ट खासी हिल ऑफ मेघालय, इज renowned एज क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। जो हमारा मॉलिंगॉन विलेज है वो हमारे हिमालय में जो खासी हिल है उसके ईस्ट पर सिचुएटेड है और इसको हम लोग क्लीनेस्ट विलेज भी कहते हैं एशिया का। द पिक्चरस्क विलेज इज फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीनिनेस, बैम्बू डस्टबिन एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिस। और ये विलेज जो हमारा है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पिक्चरिक है। ये मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आते हैं, ये ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं। यहाँ पर क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा मेंटेन है। यहाँ पर जो हमारे बैम्बू होते हैं, बैम्बू डस्टबिन होते हैं, यहाँ पर बैम्बू के बने हुए डस्टबिन होते हैं और ये इको फ्रेंडली है यहाँ की लिविंग प्रैक्टिस। द विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट बीचेस विच इज क्रिएटेड बाय वेविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। और इस विलेज के अंदर हमें एक ब्रिजेस भी दिखते हैं, जो हमारे ट्री की रूट से बने हुए ब्रिजेस जो होते हैं वो भी दिखते हैं। जब हम लोग ब्रिजेस की इस जो शाखाएं होती हैं, मतलब जो रूट्स होते हैं सॉफ्ट वाले, जब उसको मोल्ड करके दूसरे साइड पे ले जाते हैं तो उससे हमारा ब्रिज बन जाता है और वो ब्रिज को स्ट्रॉन्ग होने में काफ़ी ईयर लग जाते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।